पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी भी हिंसा का शिकार हो गई। दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सवाल अभी भी कायम है कि नेपाल में हिंसा कब रुकेगी। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कई घरों को जलाया है। ये सीधी तस्वीरें हम काठमांडू से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन को भी खाक कर दिया गया है। उसके साथ साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई थी। काठमांडू के मेयर को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उनके मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था। और बलेंद्र शाह, जो काठमांडू के इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय मेयर चुने गए थे 2022 में, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, यह मांग प्रदर्शनकारी वहां पर कर रहे हैं। संसद भवन को भी खाक कर दिया गया है। नेपाल पूरी तरीके से उबल रहा है। काठमांडू के मेयर, जिनका मैंने नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, बलेंद्र शाह, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। एक बार देख लेते हैं कि काठमांडू में फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। नेपाल में 8 सितंबर को चिंगारी से उठी जनजी क्रांति कुछ ही घंटे में हिंसा में तब्दील हो गई। आखिरकार युवा आक्रोश के आगे नेपाल सरकार ने सरेंडर कर दिया। नेपाल में हिंसा की आग लगातार दूसरे दिन भी धधक रही है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। यकीन करिए, ये नेपाल की संसद ही है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेपाली संसद में घुसकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। देखते ही देखते नेपाल की संसद मानो ज्वालामुखी बन गई। नेपाली संसद में आग की ऊंची ऊंची लपटें देखें। यह आक्रोश नेपाल के उस जनता का है जो नेपाली सरकार पर भ्रष्टाचार में गले तक डूबने का आरोप लगा रही है। नेपाल की संसद से धुएं का उठता गुबार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नेपाल की जनता के दिल में कितने दिन से इंतकाम की आग धधक रही थी। आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद में पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। 1 साल होगा, 2 साल होगा, लगभग 14 से 15 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन डेवलपमेंट नाम पर 0 हुआ। अभी तक कुछ हुआ है, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। आप डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हम नहीं चाहता है कि इनका शासन हम नहीं चाहता है, हम टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नहीं, हम लोग अब डरने का जरूरी नहीं है। पुलिस आओ, जो भी आओ, हम लोग मरने के भी तैयार है, लेकिन हम लोग को सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसे भी ये प्रधानमंत्री का राजीनामा देना चाहिए। नेपाल के संसद का हाल देखने के बाद अब आप राष्ट्रपति का निजी आवास देखिए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। नेपाल की आक्रोशित जनता ने पीएम ओली के आवास को भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने ओली के निजी आवास को आग के हवाले कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यहाँ पर किस तरीके से बीरगंज के घंटाघर चौक के इलाके में आप सामने देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आपको काला काला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो बेहद ही संवेदनशील इलाका है। वो मुख्य स्थल है जहाँ पर पूरी हिंसा हो रही है, जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक जीप को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। उसी के कारण आप देख सकते हैं धुएं का गुबार जो है ये पूरा जो है आसमान में आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये जिस इलाके में हम मौजूद है ये घंटाघर चौक का ही ये मुख्य मार्ग है। और यहाँ भी आप देखिए आगजनी जो है थोड़ी देर पहले की गई थी और रह रहकर प्रदर्शनकारी इस पूरे इलाके में पहुँच रहे हैं, पत्थरबाजी करते हैं पुलिस पर। उसके बाद फिर वो उन्हें खदेड़ा जाता है तो वो फिर तितर बितर हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा दे चुके नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की। देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नेपाल के 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद और पूरे देश के मौजूदा हालात देखते हुए प्रधानमंत्री ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इससे पहले आर्मी चीफ ने ओली से साफ कह दिया था कि अगर देश के हालात को काबू में करना है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना होगा। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि ओली को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर पड़ोसी देश नेपाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 8 और 9 सितंबर की तारीख का जिक्र ऐसी क्रांति के रूप में होगा जिसने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहाँ पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म्ड पुलिस है जिसने जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां से फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब मैती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। नेपाल में दूसरे दिन काठमांडू के अलावा कई शहरों में हिंसा की आग धधक रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों को भी टारगेट बनाया है। देखिए भीड़ कैसे नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। एक प्रदर्शनकारी ने भाग रहे विष्णु पौडेल के सीने में लात भी मारी। पूर्व प्रधानमंत्री देउबा और उनकी पत्नी को भी भीड़ का शिकार बनना पड़ा। पूर्व पीएम देउबा हमले में बुरी तरह घायल हो गए। उनकी पत्नी दारजू देउबा ओली सरकार में विदेश मंत्री थी। नेपाल के कई मंत्रियों के घरों को उपद्रवियों ने फूंक दिया है। भीड़ ने कुछ सांसदों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल नेपाल के हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन सवाल है कि जिस जनजी क्रांति को कहा जा रहा था कि वो सोशल मीडिया बैन की वजह से आक्रोशित हैं, असल में वो इससे इनकार करते हुए अपने आक्रोश की वजह भ्रष्टाचार से तंग आना बता रही है। रोहित सिंह, अमित भारद्वाज और पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। तो नेपाल उबल रहा है। नेपाल में जेनजी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसने पूरी तरीके से नेपाल में एक तरीके से क्रांति ला दी है, पूरी तरीके से तख्ता पलट कर दिया है। और अब प्रदर्शनकारियों की मांग है कि काठमांडू के मेयर को फिलहाल प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, लेकिन फिलहाल नेपाल में शांति अभी तक बरती नहीं जाएगी ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी भी वहां पर कई जगह पर प्रोटेस्ट की खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही है। काठमांडू में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, उसका भी जायजा लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन, पूर्व मेंबर है इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, और उसके साथ साथ चाइना के एम्बेसी में डिफेंस अटैची भी वो रहे, और उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश फेलो है गेटवे हाउस में। अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, पूर्व डिप्लोमेट है। और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ लक्ष्मण दत्त पंत, नेपाल से जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त वीपी हाउस से हमारे साथ, वीपी चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है? अभी भी अफरा तफरी का माहौल साफ यहां पर नजर आ रहा है। आशीष, चौक आप अगर पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर आपके हवाले कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। यहाँ पर आप सिर्फ धुआं और आग ही देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि अभी भी शाम का वक्त है, चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। और ये हालात किया जा रहा है वो किस तरीके से सरकारी जो कार्य। आशीष से हमारे संपर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हर चीज का वहां पर तकलीफ इस वक्त साफ नजर आ रही है। वीपी चौक से दरअसल वो जुड़ रहे थे। आशीष, अगर आपको हमारी आवाज आ पा रही है तो एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल आप जो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, लेकिन नेपाल के करीब करीब हर शहर में यही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। नेपाल सुलग रहा है। साहिल, हम लोग इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर स्थित बीरगंज है नेपाल में, वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ज़बरदस्त बवाल जो आज सुबह से बीरगंज में देखने को मिल रहा है। काठमांडू की एक अलग कहानी है जो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीरगंज जो है पिछले 2 दिनों से सुलग रहा है। और पूरे शहर में आप जिधर भी जाइए आपको केवल और केवल बवाल की तस्वीरें जो हैं वो नज़र आएंगी। पूरे हर चौक चौराहे पर चले जाइए, हर जगह पत्थरबाजी हुई है और कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और
जो हालात अनियंत्रित हो चुके हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कल रात में 9 बजे कर्फ्यू लगाया गया, आज सुबह तक 9 बजे तक के लिए लगाया गया था, लेकिन आज सुबह से जब फिर एक बार हिंसा शुरू हो गई तो फिर शाम 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। और आज जो दिन भर जो है बवाल काटा है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है। ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है, इसको पूरी तरीके से फूंक दिया है प्रदर्शनकारियों ने। आप देख सकते हैं अभी भी धुआं निकल रहा है। इस तरफ देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग जो है जल के बिल्कुल खाक हो गया है। तो इसके बाद जिस तरीके से आज हालात हुए हैं उसको देख के अब प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है पूरे वीरगंज शहर में। यानी आप समझिए कि स्थिति सुधर नहीं रही है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद भी बवाल थम नहीं रहा है और लोग लगातार, आप देखिए ये घंटा घर चौराहा है और यहाँ पर किस तरीके से जो आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी है हाथों में डंडे लाठियाँ लेकर देखिए आगजनी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच चौराहे पर आप देखिए यहाँ गाड़ियाँ धू धू करके जो है इस वक्त आपको जलती हुई दिख रही होंगी और प्रदर्शनकारियों ने ऐसा लगता है पूरे कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में ले लिया है। पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे साथ आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब नेपाल के राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के तमाम बड़े नेताओं के घर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और उन्होंने उनके घर फूके गए। राष्ट्रपति के आवास पर भी इसी तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री के आवास पर भी आगजनी की घटनाएं हुई और अब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में इस वक्त कोई भी सरकार मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। नेपाल में कोई मंत्रिमंडल मौजूद नहीं। राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ आर्मी चीफ ने दरअसल केपी शर्मा ओली को कहा था, प्रधानमंत्री को, कि आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो प्रदर्शनकारी है उनकी मांग है कि काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। काठमांडू से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज दास हमारे संवाददाता इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो चुका है। पंकज, क्या स्थिति सामान्य होने में इससे मदद हो मिलेगी? क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं के घर पर इस तरीके से प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। प्रचंड जो सीपीएन माओइस्ट सेंटर के चेयरमैन है उनके घर पे इसी तरीके से हमला किया गया। फॉरेन मिनिस्टर आरजू राणा देउबा उनके घर पे भी हमला किया गया। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष उनके घर पे भी इस प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। रमेश लेखक पूर्व होम मिनिस्टर उनके घर पे भी इसी तरीके से हमला किया गया। शेर बहादुर देउबा जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके घर भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे और अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा। फिलहाल काठमांडू में शांति बहाली के लिए क्या कोशिश की जा रही है? क्या आर्मी चीफ ने जो कहा था उसके मुताबिक आर्मी वहां पर कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी? हमारे साथ में नेपाल से इस वक्त लक्ष्मण दत्त पंत जर्नलिस्ट है नेपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। अभी खबर आई है लक्ष्मण दत्त पंत की नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दिया है। क्या इसकी वजह से अब नेपाल में शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? नए सरकार को लेकर भी क्या कोशिश की जाएगी? लक्ष्मण दत्त पंत। मनीष झा प्रवक्ता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण दत्त पंत भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मनीष झा, आपसे ही सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि एक के बाद एक जो सत्ताधारी नेता है उनके इस्तीफा आना शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, 4 मंत्रियों ने इससे पहले ही इस्तीफा दिया है। आज की स्थिति में वहां पर कोई भी सरकार मौजूद नहीं है। इस स्थिति में अब नेपाल आगे किस तरीके से बढ़ सकता है? आपकी पार्टी की तरफ से क्या भूमिका रखी जाएगी? अभी तक जो समस्या हुई है नेपाल में, उसके वजह करप्शन है, उसके वजह ये असंतुष्टि है जनता के तरफ से। पर अभी इसका समाधान कौन कर सकता है? आज जो एक शहर देखते लगता है कि ये युद्ध भूमि है, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहा है, आसमान नजर नहीं आती क्योंकि धुआं से ढकी हुई है। सो इस अवस्था में समाधान कौन कर सकता है? इसका समाधान का इसका संभावित
तीन फोर्स पॉलिटिकल फोर्स है। एक जेएनजी जो इसमें आबद्ध थे, दूसरा जो बालेन है काठमांडू का मेयर, वो आह्वान कर चुके हैं कि आप लोग वार्ता में आइए और वार्ता के लिए जो कॉमन ग्राउंड है, कॉमन पॉइंट है, वो नेपाल आर्मी का चीफ होंगे और उनका एक शर्त है कि आप सदन विघटन कर दीजिए। पहले जो पुराना जनादेश है उसी तरीके से, उसी के आधार में नया वार्ता नहीं हो सकती, इसीलिए आप सदन विघटन कर दीजिए पहले और उसके बाद हम वार्ता कर सकते हैं। वार्ता के लिए मध्यस्थकर्ता के रूप में नेपाल आर्मी के चीफ हो सकते हैं, ये बोल के बालेन ने आह्वान किया है। जेएनजी भी एक आपसे बात करना शुरू कर चुके हैं, वो हमारे पहुंच में भी आ चुके हैं, हमसे भी बात कर रही है और बातें होना शुरू हो चुकी है ये जो राजनीतिक दल है उनके बीच में। और पुराने दल हैं, आप जैसे प्रश्न में पूछे थे कि पुराने दल, पुराने नेता, पुराना सरकार कोई भी नहीं है, किसी का पता नहीं है। कोई, किसी को पिटाई लगी है वो हॉस्पिटल में है, उन लोगों का उपचार हो रही है और बाकी का ठिकाना नहीं है, कहाँ गए कहाँ भगे। सो ये इस चीज का प्रेडिक्शन हम लोगों ने कुछ महीने पहले से सदन में किया था और हम लोग वार्न कर रहे थे कि आप लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे। लेकिन मनीष जी, मुझे सवाल ये भी पूछना है क्योंकि आज की स्थिति में सिर्फ यही नहीं कि नेताओं के घर फूके जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकारी आस्थापन है उन पर भी इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में भी घुसने की कोशिश की गई, वहां पर भी आगजनी हुई, संसद भवन को भी इसी तरीके से नष्ट किया गया, प्रधानमंत्री आवास को नष्ट किया गया। और अब क्या आर्मी टेक ओवर, यही एक मार्ग फिलहाल नेपाल में नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे संवाददाता नेपाल के अलग अलग इलाकों में है और हर जगह से यही खबर है कि पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी वहां पर काम नहीं कर रही है। आज की स्थिति में नेपाल में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। इसका वजह क्या है कि उन लोगों ने जो नियुक्ति का अभ्यास कर रहे थे, वो लोग उस सब अभ्यास पॉलिटिकली कर रहे थे, किसी का पर्सनल कैपेसिटी के तरह उन लोगों का नियुक्ति नहीं होता था। वो किसी को जानते हैं, अदालत भी लगता था जैसे पार्टी का कार्यकर्ता का दरबंदी हुआ है, वहां पे पार्टी का कार्यकर्ता भरा हुआ है। और ये विशेष अदालत देखिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान देखिए, पुलिस, ये सब जगह वो लोग ने दलीयकरण बोलते हैं हमने नेपाली में, पॉलिटिसाइज कर दिए थे। किसी को भी देखते थे कोई नेपाली नागरिक तो लगता था कि ये जज नहीं है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसा अननेसेसरी दलीयकरण कर दिया था। इसीलिए आज किसी भी सरकारी कार्यालय को हम लोग, और जो आतंकित हैं, जो आंदोलित हैं, वो लोग किसी भी सरकारी कार्यालय को सरकारी संपत्ति के दौर में नहीं देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि किसी पार्टी का ब्रांच है। सो एंगरनेस, ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में नेपाल में कोई भी सरकार मौजूद नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन पर किसी का भी कंट्रोल साफ नजर नहीं आ रहा है। पंकज दास एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक जल्दी से अपडेट उनसे ले लेंगे। इससे पहले हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क टूट रहा था। पंकज, क्या स्थिति बनी हुई है ग्राउंड पे? अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो चुका है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट जो है ये नेपाल में खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है, सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने के साथ ही सरकार भी गिर चुकी है यहाँ पर। और जो बड़े नेता हैं उन सबके घरों पर प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं, वहां पे आगजनी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से नेपाल का जो शासन व्यवस्था का केंद्र था सिंह दरबार, जो नीति निर्माण का काम होता था संसद भवन, इन सभी जगह पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। तो किस तरह से कितनी सालों का गुस्सा उनके मन में भरा हुआ है ये हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करना अब बहुत बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो भीड़ है अब हिंसक होती जा रही है। इसको सबको, ये नेपाल में जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर है उनको ये चाहिए कि इस समय सबको आह्वान करे कि ये लोग अब वापस जाए, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में इन्होंने नेपाल की 2/3 सरकार के अहंकार को चूर करते हुए उनको घुटनों पे ला दिया है और पूरी की पूरी सरकार यहाँ पे जो है वो ध्वस्त हो गई है। ये बहुत बड़ी जीत है। जेनजी जो इनका रिवोल्यूशन था उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। तो उनको चाहिए कि अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पंकज, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा किस तरीके से
प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए थे, उनकी पत्नी जो फिलहाल विदेश मंत्री है वो भी किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए थे। लेकिन एक जल्दी से छोटा अपडेट आपसे यह भी चाहिए कि आर्मी की तरफ से भी कहा गया था कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो उस चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो स्थिति कब्जे में लेने के लिए तैयार है। क्या यह स्थिति सड़क पर नजर आ रही है? क्या आर्मी सड़क पर उतरेगी और क्या स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी? क्या सड़क पर आप उसको इस वक्त देख रहे हैं काठमांडू में? देखिए, नेपाल आर्मी जो है बहुत ही संयमित तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता इस समय जो युवाओं का गुस्सा सड़कों पे दिख रहा है उसमें आर्मी बहुत डायरेक्ट उनके साथ कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं करेगी। आर्मी चीफ की तरफ से जरूर ये अपील जारी किया गया है, जो और सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है और सबको कहा गया कि वो अपील बना के रखे। इसी बीच में जो काठमांडू के मेयर हैं जिनके बारे में आगे सोचा जा रहा है, उनकी तरफ से भी अपील आई है कि अब सब लोग एक बहुत बड़ी जीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए अब सब लोग विक्ट्री पैरेड में शामिल हो या विजय उत्सव मनाए और संयमित रखे, ये तोड़फोड़ और आगजनी का काम बंद करे। ये भी बालन शाह की तरफ से जो है आह्वान किया गया है। इस तरह से लेकिन लगातार सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिरकार सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि आज की स्थिति में ना राष्ट्रपति वहां पर मौजूद है, ना प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है, कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट इस वक्त नेपाल में मौजूद नहीं है, ना आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ लगाकर पूरी स्थिति अपने कब्जे में ली है। तो पंकज, एक ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात की जा रही थी कि इस्तीफा देने से पहले केपी शर्मा ओली एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे थे, लेकिन अब क्या उसके आगे पूरा मामला चला गया है? पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से पंकज से अब हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन से करना है कि आज की स्थिति में जो नेपाल में हम देख रहे हैं, नेपाल में जो स्थिति इस वक्त नरसिम्हन सर हम देख रहे हैं आज की स्थिति में, श्रीलंका में इससे पहले हमने देखी थी, बांग्लादेश में हमने देखी और आज की स्थिति में नेपाल में भी यही चीज हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। तो पंकज मेरे ख्याल से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आखिर में संक्षेप में मुझे आपसे जानना है कि क्या हम ये मानकर चले, क्योंकि आज की स्थिति में कोई लेजिटिमेट सरकार नेपाल में मौजूद नहीं है, तो अगर इंटरिम सरकार भी बनानी है तो उस पर किस तरीके से व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि काठमांडू के मेयर आह्वान तो कर रहे हैं लेकिन लोग फिलहाल किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक इसमें राष्ट्रीय सहमति तो बनानी ही होगी। ये जो लोगों का गुस्सा है वो जो पुराने नेता है उनको लेकर है, जो पुराने राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लेकर है, लेकिन जो नए राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नए फेस हैं, जो यूथ लीडर हैं, उनके साथ में आर्मी, जुडिशियरी के लोग, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये सभी एक कोई ना कोई करेंगे ही। और नेपाल जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल उसमें है, वहां पे जरूरी है कि यहाँ जो इनके दोनों नेबरिंग कंट्री हैं या जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके साथ भी एक सहमति बनाने का प्रयास को, ताकि वो सबको मंजूर हो। यहाँ की सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जेनजी प्रोटेस्टर थे जिन्होंने लगातार 2 दिनों तक आंदोलन करके सरकार के घुटने पर ला दिया था, उनको सरकार अपदस्थ कर दिया सिर्फ 2 दिनों में ही, तो उनको भी ये पसंद हो। तो किस तरह का लीडरशिप आए, एक बातचीत का माहौल बनाया जाए और अब सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों का मूड जो है वो लिया जा सकता है। तो किसी न किसी को ये पहल करना ही होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर जो है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे, वो सभी इस बात को लेकर चिंतित जरूर होंगे कि किस तरह से इसको आगे किया जाए। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन और अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरसिम्हन सर, सबसे पहले तो आपसे ही मुझे जानना है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि भारत के जो नेबर्स हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है, पहले श्रीलंका में हमने देखा, उसके बाद बांग्लादेश में हमने देखा, म्यांमार में भी हमने इस तरीके के प्रोटेस्ट देखे और आज नेपाल में हम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या इसे हम एक सूत्र में देख सकते हैं या हर देश में अलग अलग स्थिति यहां पर बनी हुई थी और नेपाल की स्थिति कुछ और ही होगी? मैं तो ये सोचता हूं, थैंक यू फॉर, धन्यवाद आपको मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैं 2 देशों का जो जहां पे ये कार्रवाई हुआ, ऐसा कार्रवाई हुआ है, वो एक है बांग्लादेश, एक नेपाल। दोनों में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट की वजह से ये सारी चीजें जो हुआ है वो हो रही हैं। लेकिन श्रीलंका थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे पूरी पॉपुलेशन जो है, उनका जो गवर्नमेंट है उससे नफरत करती थी, तो इसलिए वो उधर एक किस्म का रेवोल्यूशन शुरू हुआ वहां पे। म्यांमार एक अलग है। म्यांमार में
एक्चुअली ट्राइबल्स और उनके बीच का अलग, और रोहिंग्या मुस्लिम्स उनके बीच का अलग अलग है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश और नेपाल तकरीबन एक जैसे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन नेपाल में ये जो है आप देखे होंगे कि पिछले 14-15 साल से कोई भी गवर्नमेंट जो है पूरा अपना टेन्योर जो है खत्म नहीं किया अभी तक। बीच बीच में गवर्नमेंट बदलता रहा, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, काफी अदल बदल होता रहा। इस वजह से काफी इंस्टेबिलिटी जो है वहां पे शुरू हो गया था। ये जो बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया जो है वो एक तीली की जैसा है, जस्ट लाइक मैच स्टिक। बट बाकी चीजें जो उधर हो रही थी उनका जो उनके ऊपर जो क्या बोलते हैं अतृप्ति जो हो रहा था उसका सिलसिला जारी रहा, बढ़ता गया, और ये जो कार्रवाई हुआ आखिरी में उसकी वजह से ये पूरा फूट पड़ा है। नहीं, लेकिन आज की स्थिति में नरसिम्हन सर हम देख सकते हैं कि पहली बार ये हम देख रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से आर्थिक स्थिति बनी हुई थी उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जो हमने बांग्लादेश में देखा, उनकी एक लीडरशिप थी, जो वहां पर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत पहले से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था शेख हसीना सरकार के खिलाफ। लेकिन नेपाल में हम देख रहे हैं कि जेनजी जनरेशन सड़क पर उतर आई, कोई लीडर उनका नहीं है, और आज की स्थिति में उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। बलेंद्र शाह अचानक सामने आ रहे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो वहां पर इंडिपेंडेंट मेयर जीते हुए थे। तो भारत के पड़ोसी राज्य में, जो सबसे नजदीकी देश माना जाता है भारत का, वहां पर इस तरीके की स्थिति, भारत को किस तरीके से देखना चाहिए इस पूरी स्थिति की तरफ? पहली बात तो ये जो है हमारे अच्छे पड़ोस दोस्त हैं, हमारे और नेपाल के बीच की दोस्ती जो है बहुत गहरी है, और इस वजह से हम ये सोचेंगे कि भाई इनका एक अंदरूनी मामला है, या इनका सॉल्यूशन भी उधर ही से निकलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने ये बोला है कि भाई इस प्रकार का जो डेमोलिशन वगैरह हो रहा है, जो जला रहे हैं, इन सबको कंट्रोल में लाना चाहिए। उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तीसरा ये है कि अभी जैसे आपने बताया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो अभी फिलहाल वहां पे कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि अगला 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रोटेस्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में इसका जो नया एक गवर्नमेंट बनाने का जो कार्रवाई है वो शुरू होगा। लेकिन पुराने राष्ट्रीय पार्टी जितने हैं, पुराने लीडर जितने हैं, वो शायद दोबारा पद में आने के लिए कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वही नेपोटिज्म के खिलाफ माना जा रहा है। जिस तरीके से वही जो परिवार है उनके हाथ में सत्ता जाती रही, और जिसके वजह से लोगों का गुस्सा, और खास करके जेनजी जनरेशन का गुस्सा, ये टूट पड़ा था। नेपोटिज्म के खिलाफ जेनजी जनरेशन, ये भी एक माहौल नेपाल में हम यहां पर देख रहे थे। लेकिन अचल जी, कुछ महीने पहले हमने देखा कि प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट भी नेपाल में दिखाई दे रहा था, और खास करके 2008 के बाद जब से मोनार्की वहां पर खत्म हुई, राजा का शासन वहां से खत्म हो गया और डेमोक्रेसी वहां पर लौट आई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां पर लौट आई और राजा का शासन खत्म हो गया। एक बार फिर क्या नेपाल उस रास्ते पर जा सकता है? क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ महीने पहले वहां पर मोनार्की के सपोर्ट में भी प्रोटेस्ट देखा गया था। देखिए, नेपाल वापस मोनार्की रीस्टैब्लिश होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रो मोनार्की जो एजिटेशन भी हुआ था, या मोनार्की को वापस लाने की जो बात हुई थी, उसके पीछे भावना यही थी। वो ये थी कि डिसअपॉइंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट विद द गवर्नेंस, अटर करप्शन है, नेपोटिज्म है, तो अल्टरनेटिव क्या होगा इसका? तो उस समय अल्टरनेटिव इनके पास, देखिए, पिछले कई साल से घूम फिर के नेपाल की जनता को, अगर आप प्रोवर्बियल भाषा में बात करें, तो वही पुरानी शराब पुरानी बोतलों में परोसी जा रही थी। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी, कभी प्रचंड आ गए, तो कभी केपी ओली आ गए, तो कभी नेपाली कांग्रेस आ गई। सालों साल से वही लोग चले आ रहे हैं, और नेपाल की जनता की हालत जो है खराब से खराब होती चली जा रही है। उधर विद इन द कंट्री ओपिनियन डिवाइडेड है कि चाइना पे किस हद तक इन्हें डिपेंडेंस करनी चाहिए, लोन्स, और ये जो BRI का उनका एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ। तो देश के अंदर डिस्कंटेंट, एक जो आक्रोश था, वो सुलग रहा था।
और जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि एक ट्रिगर मिला उन्हें, ये जब बैन लगाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, तो मोनार्की, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो भी एक विकल्प की तरह देखी जा रही थी कि खबर भी इस वक्त हमारे पास आ रही है कि नेपाल में जो हालात है वो देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और भारतीय नागरिकों के लिए खास करके ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सावधानी बरतने को कहा गया है। भारतीयों को नेपाल यात्रा ना करने की भी अपील की गई है क्योंकि वहां पर स्थिति कब सामान्य होगी यह फिलहाल कहना काफी मुश्किल है। नेपाल में एहतियात बरतने की सलाह भी दे दी गई है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री जो है प्रकाश मान, उनके घर भी इसी तरीके से प्रदर्शनकारी घुसे। हेलीपैड भी तैयार रखे गए हैं और कई लोगों का इवैक्यूएशन भी चल रहा है क्योंकि कई नेताओं के घर पे इस तरीके से लोग घुस रहे हैं। अचल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, लेकिन मुझे एक सवाल जो मैंने नरसिम्हन जी को पूछा था वो एक बार फिर आपसे भी पूछना है क्योंकि क्या कोई कोइंसिडेंस इसमें नजर आता है कि एक के बाद एक भारत के पड़ोसी राज्य और एक ही तरीके के प्रोटेस्ट, वजह एक ही है, कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, युवा पीढ़ी में गुस्सा है, रोजगार की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेरोजगारी काफी संख्या में है और ये गुस्सा कई सालों से पनप रहा था और एक के बाद एक हर राज्य में, हर देश में वो फूटता हुआ नजर आया। कोई कोइंसिडेंस आपको नजर आता है? बिल्कुल, इसके कोर में तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ही हैं जो बुरी, और उनके पॉलिटिकल फेलियर है कि आपकी गवर्नेंस सिस्टम जो है करप्ट है, नेपोटिज्म है। लेकिन जो स्पेसिफिक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा अंतर दिखाई देगा। श्रीलंका में जो है काफ़ी आक्रोश था, एक इकोनॉमिक जो वहाँ डिस्ट्रेस आया था, जो वहाँ की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में चली गई थी, इन्फ्लेशन बेइंतहा था, लोगों को खाने पीने को मिल नहीं रहा था। तो ये आक्रोश जो है एक उभर के सामने आया, स्पॉन्टेनिटी भी थी इसके अंदर और सालों साल से उसके पीछे एक आक्रोश भी था। बांग्लादेश मुझे ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है। देखिए, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वहाँ लाया गया और वहाँ बिठाया गया, और इसके पीछे मुझे काफ़ी स्कीमिंग और प्लॉटिंग, और उससे पहले कुछ महीने की अगर आप सिचुएशन पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना से ज़्यादा खुश नहीं थे अमेरिकन, ख़ास तौर पे जब उन्होंने अमेरिकन ने किसी आइलैंड पे एक बेस बनाने की बात करी थी। तो उसके पीछे मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पे ये बवाल खड़े किए गए। नेपाल की सिचुएशन एकदम अलग से दिख रही है। कॉमन चीज़ यही है, गरीबी है, भुखमरी है। आपकी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिनके बारे में प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को जीत बताया हुआ है और उसके साथ साथ वो अपील भी कर रहे हैं कि सब अब संयमित रहे। जिस तरीके से आगजनी नेपाल के अलग अलग शहरों में चल रही है, खास करके काठमांडू में, राजधानी के शहर में, एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे को जीत बताया हुआ है। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया है और अब बालेंद्र शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है, उन्होंने दरअसल ये अपील जारी की है। बालेंद्र शाह कौन है वो जरा एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें भारत की भूमिका किस तरीके से रहेगी। बालेंद्र शाह दरअसल 2 साल पहले 2022 में यहां पर मेयर बनकर जीते थे। उसके साथ साथ 1990 में उनका जन्म हुआ है। काठमांडू में ही वो मैथिली ओरिजिन के हैं और उसके साथ साथ दरअसल राजनीति से उनका कभी लेना देना नहीं रहा है। लेकिन जो पीएम बनेंगे, 2 साल पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब सोशल मीडिया के सहारे ही उन्होंने पूरी कैंपेन यहां पर की हुई थी और उसके साथ साथ जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसके खिलाफ काफी बड़ा कैंपेन उन्होंने किया था। युवाओं में काफी बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं और उसके साथ साथ नेपाल के कई एक्टिविस्ट जो है वो उनके सपोर्ट में वहां पर खड़े हुए थे और जेनजी आंदोलन हुआ है उसके पीछे कहीं यही हो सकते हैं, ये भी यहां पर माना जा रहा है। और टाइम मैगजीन ने जो 100 शख्सियत है उसमें बालेंद्र शाह को शामिल किया गया था, तो इंटरनेशनल कवरेज भी उन्हें काफी मिल चुका है। लेकिन जो बात हम यहां पर कर रहे थे अचल जी, जो आपने यूएस का भी जिक्र किया, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यहां पर यूएसएड का काफी पैसा नेपाल में यहां पर पंप इन किया गया था, यह भी हमने काफी देखा हुआ है।
और इससे पहले हमने बांग्लादेश में भी देखा था, आपने बांग्लादेश के मामले में इसका जिक्र किया था। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि कहीं एक दूसरे से ये लिंक तो नहीं माने जाएंगे। जी हाँ, देखिए ये जैसे मैंने बोला कि बांग्लादेश के मामले में तो काफ़ी एविडेंस है, लेकिन नेपाल में किसकी इंटरफेरेंस थी, किसकी इंटरवेंशन थी, इसका खुलासा होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस समय हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इसके पीछे कोई ताकत थी या नहीं थी। हाँ, जहाँ तक आपने मेयर ऑफ नेपाल की बात करी है, काठमांडू के मेयर की बात करी है, मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि इसके पीछे ये ना हो, प्रवोक करने में इनका हाथ नहीं हो, लेकिन अब जो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं तो इनके सपोर्टर्स इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉपुलर इंसान जिसकी कोई ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशंस तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, या करप्शन या नेपोटिज्म या क्लीन इमेज है, तो हो सकता है कि एक नोडल ज़ेलेंस्की देखे थे जी, तो हो सकता है कि जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को देखा गया था जी, एक नोडल पॉइंट। अब ज़ेलेंस्की क्या थे, बेसिकली तो कॉमेडियन थे, ये तो फिर भी मेयर हैं काठमांडू के, कुछ तो पॉलिटिक्स किया इन्होंने। तो ऐसे में आपको एक नोडल पॉइंट चाहिए जिसके फिर चारों तरफ अब ये आते हैं, नहीं आते, किस फॉर्म में आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाली बात है। बट ये तय है कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, या पुराने लोग हैं, वो इन सब नेताओं से काफ़ी हद तक बुरी तरह से थक चुके हैं, और ये गवर्नेंस के सिस्टम से थक चुके हैं, इनके चेहरों से थक चुके हैं, घूम फिर के वही ओली, प्रचंडा, देओबा, नेपाली कांग्रेस। तो कुछ तो नया लाना, इन्फ्यूज करना पड़ेगा इनके सिस्टम में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना, पर कौन करेगा, कब करेगा, कितना समय लगेगा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जेनजी की भाषा में देखें हम अपनी तो नेपाल का पूरा सिस्टम रिबूट करने की कोशिश इस पूरे आंदोलन ने की हुई है। ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे हटकर, जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे हटकर कहीं ना कहीं सरकार बनाने की कोशिश वहां पर होने की चल रही है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन नरसिम्हन जी, एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है, क्योंकि भारत की भूमिका इसको लेकर क्या रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जब हुआ तब शेख हसीना को दिल्ली आने दिया गया, और शेख हसीना अभी भी दिल्ली में है आज की स्थिति में। और नेपाल में हम वही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कई मंत्री, उनको इवैक्यूएशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर भेजे गए हैं, भारत नेपाल सीमा पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमावर्ती इलाकों में भी आगजनी वहां पर चल रही है। तो इस स्थिति में भारत की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि जब केपी शर्मा ओली बने थे प्रधानमंत्री तब भारत का रुख करने के बजाय उन्होंने बीजिंग का रुख किया था, और तब से नेपाल को लेकर कई सवाल भारत के मन में भी उठ रहे थे। तो आज की स्थिति में भारत इसे किस तरीके से देखेगा? एक तो पहली चीज तो ये है कि भारत ये इस प्रकार से देखेगी कि ये एक नेपाल का अंदरूनी मामला है, और इसका सोल्यूशन जो है नेपाल नहीं निकालना, नेपाल के जनता ने निकालना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, मिस्टर केपी ओली और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं, उनका रक्षा करने के बारे में, ये जैसे कि आप देखा होगा, जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, 45 मिनट के अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर आ गया, टेरिटरी के अंदर आ गए थे। लेकिन नेपाल में इस प्रकार से नहीं हुआ अभी तक। केपी ओली साहब अभी भी नेपाल के अंदर हैं, और उनके कुछ मंत्री भी साथ में होंगे, तो इनका वो निर्णय लेंगे कि कहाँ जाना है। मेरा ख्याल है उनका जो सोच विचार में ये भारत जो है पहला जगह नहीं होगा शायद, क्योंकि भारत में भी उनका रिश्ता जो है, जैसे कि उन्होंने मैप वगैरह बदल दिया था उनका पिछले टेन्योर के अंदर में, नेपाल का जो मैप नक्शा जो बदल दिया था, वो सब प्रॉब्लम को लेके शायद वो इंडिया को शायद नहीं देखेंगे, कई और देश हैं उनके बारे में सोचेंगे शायद। लेकिन इंडिया का रवैया ये रहेगा कि इसका सोल्यूशन जो है, इस मामला का जो सुलझाना जो है, नेपाल के अंदर से आना चाहिए, नेपाल के जनता से आना चाहिए। और जैसे आप बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, बालेंद्र शाह का एक है कि उनके पास कोई पार्टी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट मेयर हैं, तो उनके पास पार्टी नहीं है, तो उनका जो गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगा वो सब जो है एक किस्म का एक मामला जो सामने आएगा, उसके बारे में सोच विचार भी उनको ही करना है, और नेपाल की जनता ने इसका एक निर्णय लेना है।
अचल जी, आपको क्या लगता है भारत इस पूरे मामले पर किस तरीके से ध्यान रखेगा? क्योंकि नई सरकार जब भी बनेगी, अब काठमांडू के मेयर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या इंटरिम सरकार बनती है, क्या नए से चुनाव होते हैं, क्या होता है, वो तो अब कुछ वक्त पे पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत की भूमिका क्लियर थी, जिसका जिक्र मैंने किया कि शेख हसीना 45 मिनट के भारत के एयर स्पेस में आ चुकी थी, भारत का रुख इसके बारे में साफ था। नेपाल को लेकर क्या भूमिका रही? नहीं, देखिए, शेख हसीना और केपी ओली में काफ़ी क्वालिटेटिव डिफरेंस है। शेख हसीना जितने साल भी रही वहाँ पे, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत किया। और इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, किसी हद तक लोग उनके इस बात से भी नाराज़ थे कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा झुकाव दिखा रही थी, हालांकि वो उसने चाइना को भी इंगेज किया था। केपी ओली की इमेज ना तो कंट्री में अच्छी है, ना उनकी रेपुटेशन हमारी गवर्नमेंट में है, और ना ही मुझे लगता है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, कि केपी ओली की प्रेफरेंस होगी इंडिया में असाइलम देने की। भले वो चाइना उन्हें देगा या नहीं देगा, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाइना भी हो सकती है। यूके वगैरह के कुछ ऐसे देश है जो काफ़ी दिलेर है इन मामलों में, अगर वो जाना ही चाहे, भागना ही चाहे वहाँ से। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के लिए नेशनल इंटरेस्ट में है कि नेबरहुड में स्टेबिलिटी हो। अगर स्टेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी, और हमारे इंटरेस्ट में, खुद हमारे इंटरेस्ट में, कि हमारे बॉर्डर्स पे शांति बनी हो, अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं वहाँ शांति का माहौल बने। और हमारी दूसरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि नेबरहुड में कोई भी ऐसी फोर्सेस सामने नहीं आए, खासतौर से चाइना कह लीजिए आप, जो भी सरकारें बने वो कम से कम न्यूट्रल हों। वो ऐसी सरकार नहीं हो जो चाइना के कंधे पे हाथ रख के हमारे ऊपर बंदूक चलाए। तो केपी ओली कभी इधर कभी उधर। इसीलिए सवाल है मेरा कि क्या भारत को एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ नेपाल की सीमा ये काफी फ्रेजाइल सीमा मानी जाती है, काफी लूज इस तरीके की सीमा रही है भारत और नेपाल के बीच में, आवाजाही काफी आसान रही भी है। तो ऐसी सूरत में क्या भारत को एक्टिवली इस पूरे मामले में भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन आप पूरा हमारी विदेश नीति के अगर इतिहास पर नजर डालें तो प्रोएक्टिवली किसी देश में जाके इंटरफियर करना, ये हमारी नीति के खिलाफ रहा है। हमने दूसरे देशों मालदीव में हम कर चुके हैं इससे पहले। नहीं, मैं आ रहा था उस पर, उनकी रिक्वेस्ट पे किया। एवरी टाइम वी हैव मूव्ड इन, हमने मालदीव सरकार की रिक्वेस्ट पे किया। और हमने इससे पहले अगर श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी, तो वो भी वहाँ की सरकार के साथ एग्रीमेंट के तहत ही हुआ था। तो हम इस तरह से रिजीम चेंज या ये सब, हम इसमें हमारा वो नहीं रहता है। बट अगर हमें हमारी मदद से वहाँ स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, तो शायद इस बात से हमें परहेज नहीं होगा। हालांकि हम डायरेक्टली मीडिएट करने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी है कि बायलैटरल रिलेशंस में भी हम, जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेके हमेशा अमेरिकन के प्रेशर्स तक में हम नहीं आए कि भाई ये इशू मीडिएशन का नहीं है। तो कोशिश तो यही है कि बट मॉनिटर पूरी तरह से किया जाएगा, और यथासंभव कोशिश की जाएगी कि वहाँ की सरकार जो भी बनती है, जो भी सिस्टम वहाँ था, वो एंटी गवर्नमेंट तो एंटी इंडिया तो बिल्कुल नहीं हो, और एक न्यूट्रल। और हमारी कमिटमेंट बहुत है वहाँ, हमारी इतने डेवलपमेंट असिस्टेंस है, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वहाँ पे, और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का आना, जो भी फोर्सेस नहीं बन के आए वहाँ, वो हमारे ही फेवर में जाएगा। वरना जो अभी ओली ने उनके साथ DRI का जो एग्रीमेंट किया है, तो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं